हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे गोदावरी इंद्रावती नदी अफवाह तंत्र। पिछले क्लास में हमने जाना था आपका ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र और आपका सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में। आज हम जानेंगे कि गोदावरी इंद्रावती अफवाह तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो जो गोदावरी नदी है इसका जो उद्गम है आपका महाराष्ट्र राज्य में एक नासिक जिला है। उस नासिक जिले के जो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। इस त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है। इस नदी की जो कुल लंबाई है, जो इसका लेंथ है आपका 1465 किलोमीटर है। यह नदी आपका मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र में, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है कि गोदावरी नदी या कोई भी नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो अगर बात करें गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, खासकर बीजापुर वाले इलाके में, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, जिसमें ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी बोलने से आपका जैसे भारत का जो दक्षिण वाला इस हिस्सा है, जिसमें इस तरीके की जो आकृति होती है, ये इस तरीके की, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गोदावरी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है इंद्रावती, उसके बारे में। तो इंद्रावती का जो उद्गम है वो आपका उड़ीसा राज्य के कालाहांडी नामक जिला में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम मुंगेर की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इंद्रावती है, इसका अगर उद्गम क्षेत्र का बात करें तो यह आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है और इस उड़ीसा राज्य में एक जिला है जिसे हम कालाहांडी जिला के नाम से भी जानते हैं और उस कालाहांडी जिले पर एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम मुंगेर की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस मुंगेर की पहाड़ी से आपका इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। ये जो इंद्रावती नदी है आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रदेश की सीमा पर, कहने का मतलब जो छत्तीसगढ़ का जो अंतिम बिंदु है या छत्तीसगढ़ का जो आपका पश्चिमी बिंदु है, वहाँ पर एक जिला है बीजापुर जिला। तो ये जो आपका इंद्रावती नदी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना की प्रदेश पर आपका जो बीजापुर नामक स्थित जिला है, वहाँ एक छोटा सा एक जगह है जिसे हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं। इस भद्रकाली के पास जो इंद्रावती है आपका उड़ीसा राज्य से बहते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो सीमा है, वहाँ आपका एक बिंदु है या एक जगह है जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है और इस बीजापुर जिले के अंतर्गत वहाँ एक क्षेत्र है जिसे हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं। इस भद्रकाली के पास जो इंद्रावती है वो गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। मतलब गोदावरी नदी में मिलने वाली ये जो गोदावरी नदी में मिलने वाली ये इसकी मुख्य सहायक नदी है। मतलब आपका जो इंद्रावती नदी है ये मुख्य सहायक नदी है। सहायक नदी किसका? गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपका इंद्रावती है। अब बात करते हैं कि इस इंद्रावती नदी का छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है, मतलब कितने क्षेत्र में ये बहता है। तो छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर लंबाई में यह आपका इंद्रावती नदी प्रवाहित होता है। प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो यह नदी अपने उद्गम स्थल से
पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ये उड़ीसा के जो कालाहांडी नामक क्षेत्र है, वहाँ से निकलने के बाद ये पश्चिम दिशा की तरफ बहते हुए पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और पश्चिम में बहते हुए छत्तीसगढ़ के आपको जिला याद रखना है, जैसे बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया और बीजापुर हो गया। तो ये जो इंद्रावती नदी है, छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर, दंतेवाड़ा तथा बीजापुर जिले में प्रवाहित होती है। और ये याद रखिएगा कि उड़ीसा के कालाहांडी नामक जिले से निकलते हुए आपका बीजापुर में भद्रकाली के पास गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। इसके अलावा कि इस नदी की जो लंबाई है वो आपका 264 किलोमीटर है। और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ के मुख्यतः 3 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा तथा बीजापुर जिले में आपका प्रवाहित होता है। तो ये बात हुआ इंद्रावती नदी का। और इंद्रावती नदी में हम अब जानते हैं कि जो इस इंद्रावती नदी है, इसका जो तटीय स्थल है, तटीय स्थल, ठीक है, मतलब इस नदी के आसपास कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जो तटीय स्थल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जगदलपुर, बारसूर, दंतेवाड़ा और भोपालपट्टनम। तो इस नदी के आसपास जो लगा हुआ क्षेत्र है वो आपका जगदलपुर, बारसूर, दंतेवाड़ा, बारसूर जो है तो होता है वो आपका दंतेवाड़ा में आता है। और उसी प्रकार जो भोपालपट्टनम है वो आपका बीजापुर जिले में आता है। इस नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम बोध घाट परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बोध घाट परियोजना है ये आपका इंद्रावती नदी पर है। और ये बोध घाट परियोजना जो है ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और दंतेवाड़ा जिले में बारसूर नामक स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं कि इस नदी पर आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो इस जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं, ये जो कि इंद्रावती नदी पर है। और ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो कि आपका किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। और ये जलप्रपात आपको देखने को मिलता है बस्तर नामक जिले पर। अब बात करते हैं इस नदी पर कुछ और भी जलप्रपात है, जैसे सात धारा जलप्रपात जो कि आपका बीजापुर में है। अब विशेष का बात करें कि इसमें क्या विशेष है, तो याद रखिएगा जो इंद्रावती नदी है इसे हम बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और ये आ भी सकता है कि किस नदी को बस्तर के जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो इंद्रावती को हम बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, जो इंद्रावती नदी है वो तो डायरेक्ट गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है, लेकिन इंद्रावती से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं। तो हम समझने के लिए इसे हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि उत्तर दिशा की तरफ से इंद्रावती में मिलने वाली नदियाँ और फिर दक्षिण दिशा की तरफ से इंद्रावती में मिलने वाली नदियाँ। तो इसमें उत्तर दिशा की तरफ से आपको कुछ नदियों के नाम याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे उत्तर की ओर से प्रमुख सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी, जैसे आपका कोटरी है, निब्रा है, गुड्रा है, बोर्डिंग है और आपका नारंगी है। ये जो नदियाँ हैं ये उत्तर दिशा की तरफ से प्रवाहित होते हुए, मतलब उत्तर से इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है, जिसमें हम सर्वप्रथम जानेंगे कोटरी नदी के बारे में। जो कोटरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो दल्ली राजरा की जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम उद्गम स्थल है। दल्ली राजरा की जो पहाड़ी है यहाँ से कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। और ये जो कोटरी नदी है बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। जो ये कोटरी नदी है ये आपका बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। इस जो कोटरी नदी की जो लंबाई है वो आपका 135 किलोमीटर है। और अगर इसके प्रवाह क्षेत्र का बात करें सॉरी, थोड़ा मेरे को खांसी है। इस कोटरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो इसमें आपको कांकेर, आपका बीजापुर, मोहिला, मानपुर, चौकी। तो ये जो मोहिला मानपुर चौकी है जो कि आपका राजनांदगांव जिले को विभाजित करके बनाया गया ये नया जिला है। तो जो कोटरी नदी है इसमें अगर प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो ये आपको कांकेर में बहता हुआ दिखेगा, आपको बीजापुर में बहता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा आपका मोहिला मानपुर चौकी में भी देखने को मिलेगा। इस नदी को पारलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोटरी नदी है इसका जो प्राचीन नाम बोल सकते हैं हम, इसे हम पारलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। और कोटरी बेसिन राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जो कोटरी बेसिन है इस नदी
के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है, जिसे हम बेसिन क्षेत्र भी कहते हैं, ये बेसिन क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है छत्तीसगढ़ के, और ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये जो कोटरी नदी है, ये आपका इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करें निब्रा नदी के बारे में। जो निब्रा नदी है, उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका नारायणपुर है, और इसका जो विसर्जन क्षेत्र है ये आपका बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। निब्रा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका नारायणपुर में है, और ये नदी का जो विसर्जन क्षेत्र है ये बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। अब बात करें गुंडरा नदी के बारे में। इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका नारायणपुर में है। इसका जो विसर्जन क्षेत्र है ये आपका बारसूर, बारसूर कहने का मतलब ये दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। अब प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो आपका नारायणपुर से होता हुआ बीजापुर और आपका दंतेवाड़ा, तो ये नदी जो है नारायणपुर, बीजापुर और आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रवाहित होता है। अब बात करें बोर्डिंग नदी के बारे में, तो जो बोर्डिंग नदी है इसका जो उद्गम क्षेत्र है आपका कोंडागांव में है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका कोंडागांव में। विसर्जन क्षेत्र का बात करें तो ये बोर्डिंग नदी जो है ये बस्तर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली और एक मुख्य नदी है आपका नारंगी नदी। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कोंडागांव के माकड़ी क्षेत्र से होता है। जो इसका उद्गम स्थल है ये आपका कोंडागांव के माकड़ी क्षेत्र से होता है, और इस नदी का जो विसर्जन क्षेत्र है ये आपका बस्तर में इंद्रावती नदी से जाके मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है नारंगी नदी की, उसका नाम मारकंडी है, और ये आपका नारंगी नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार हम बात करें कि दक्षिण की ओर से इंद्रावती की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपका चिंतावांगू, डंकनी, संखनी, ये मुख्य नदियां हैं जो आपका दक्षिण दिशा से दक्षिण की तरफ से इंद्रावती नदी में जाके मिलती है। जिसमें आपका चिंतावांगू नदी पहला है, जिसमें हम जानेंगे कि इसका उद्गम क्षेत्र क्या है। तो जो चिंतावांगू का जो उद्गम क्षेत्र है वो आपका बीजापुर से है, और ये बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। काफ़ी छोटी नदी है चिंतावांगू, और इसका जो उद्गम क्षेत्र है बीजापुर है, और ये जो नदी है बीजापुर में इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। अब बात करें डंकनी नदी। ये डंकनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है आपका दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र को डांगरी डोंगरी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो डंकनी नदी है ये बारसूर में आपका इंद्रावती नदी में जाके मिल जाती है। डंकनी नदी की जो खास तौर पर जो सहायक नदी है उसका नाम जस्ट संखनी है। अब बात करें संखनी नदी के बारे में, तो संखनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका जिला दंतेवाड़ा, बैलाडीला की पहाड़ी, और इस बैलाडीला की पहाड़ी में एक चोटी है जिसे हम नंदीराज चोटी के नाम से भी जानते हैं। तो संखनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दंतेवाड़ा जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र जिसे हम बैलाडीला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर एक चोटी है जिसे हम नंदीराज चोटी के नाम से जानते हैं। जो संखनी नदी है ये इसका जो विसर्जन क्षेत्र है, ये जो नदी है दंतेवाड़ा में आपका डंकनी नदी से जाके मिल जाती है। संकनी नदी का जो पानी है वो काफ़ी लाल रंग का है, मतलब उसका जो पानी है लाल रंग का है। लाल रंग होने के पीछे सबसे बड़ा क्षेत्र, क्योंकि ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती हुई नदियाँ है, और बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो कच्चे लोहे के लिए बहुत फेमस है, और वहाँ जो निकलने वाला लोहा है उसके द्वारा वहाँ जो कच्चा लोहा जो प्राप्त होता है उस इस उसे इस नदी में क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और जिसकी वजह से उसमें जो निकलने वाले कण हैं, वो कण जो होते हैं इस नदी के पानी को लाल कर देते हैं। तो संकनी नदी का जो पानी है लाल रंग होने का मुख्य कारण यही है। और जो संकनी नदी है वो आपका डंकनी और संकनी नदी के संगम पर, ये जो दोनों नदी है ये वहाँ पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में मिलता है, और वहाँ पर एक संगम बनाता है। दो नदियों के संगम पर यहाँ एक मंदिर स्थित है जिसे हम दंतेश्वरी माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इस दंतेश्वरी माता मंदिर का जो निर्माण है वो काकतीय, हम लोग जानेंगे, ये हम इतिहास में जानेंगे कि काकतीय वंश क्या होता है। तो ये दंतेश्वरी मंदिर का जो निर्माण है वो काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने करवाया था। तो यहाँ पर
2 नदियों के बीच में जो संगम है, मतलब 2 नदी जब आपस में मिल रहा है, वहाँ एक संगम है और उस जो संगम है वहाँ पर मुख्यतः एक मंदिर है और उस मंदिर को हम दंतेश्वरी माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो आपका काकतीय वंश के अन्नम देव राजा के द्वारा किया गया था। अब बात करें छत्तीसगढ़ के अगले नदी के बारे में, जिसका नाम है आपका सबरी नदी। ये सबरी नदी का भी उद्गम स्थल जो है वो आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा में एक क्षेत्र है कोरापुट। इस कोरापुट क्षेत्र पर एक पर्वत श्रृंखला है, या पर्वत श्रृंखला नहीं, सॉरी, पर्वत है, जिसे हम नंदपुर पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबरी नदी है उसका जो उद्गम है उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र के नंदपुर पर्वत से है। यह जो नदी है आंध्र प्रदेश के कूनावरम में गोदावरी में मिल जाती है। तो ये नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, ये जो है आपका गोदावरी नदी में मिलती है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी हुई। और ये जो सबरी नदी है ये आंध्र प्रदेश के कूनावरम नामक स्थान पर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इस नदी की जो कुल लंबाई का बात करें तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो आपका 173 किलोमीटर है। और यह जो नदी है वो आपका बस्तर और सुकमा में मुख्यतः बहता हुआ दिखता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो आपका कांगेर नदी है। कांगेर नदी की जो सहायक नदी है वो मुनगाबहार नदी है। तो सबरी नदी की मुख्य सहायक नदी है आपका कांगेर नदी, और कांगेर नदी की जो मुख्यतः सहायक नदी है वो मुनगाबहार सहायक नदी है। और जलप्रपात का बात करें तो कांगेर की सहायक नदी मुनगाबहार पर बस्तर में, कांगेर की जो सहायक नदी है मुनगाबहार, उसमें बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि कांगेर की जो सहायक नदी है मुनगाबहार, इस मुनगाबहार में बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा इस क्षेत्र पर कुछ और जलप्रपात हैं, जैसे आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। अब बात करें सबरी नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है, तो सबरी नदी जो है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सीमा में प्रवाहित होती है। तो ये दोनों का बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सुकमा जिले के कोंटा, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे जो अंतिमी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, जिसे हम कोंटा के नाम से भी जानते हैं, ये जो कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक, तो आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये राज्य की इकलौती ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये जल परिवहन की सुविधा जो है वो सुकमा जिले के कोंटा नामक क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के कूनावरम नामक क्षेत्र तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सीमा है। तो इसके अलावा इस नदी पर बालू बालू मतलब हो गया आपका रेत, रेत में सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स मीन्स कण पाए जाते हैं। कांगेर नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर, कांगेर नदी पर कांगेर नदी जहाँ से प्रवाहित होती है वहाँ से कुछ दूरी पर एक भैंसा दरहा नामक क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, मतलब ये नेचुरल रूप से पाया जाता है। तो ये हो गया सबरी नदी के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो आज पसंद आया होगा। और आज हमने जाना गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में। अब कल के क्लास में हम जानेंगे महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो महानदी अपवाह तंत्र को मैं 2 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करके पढ़ाऊंगा, जिससे हमारा नदी अपवाह तंत्र खत्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का जो सीरीज है वो कंटिन्यू आगे रहते रहेगा। आज हम मैथ्स में लाभ हानि के बारे में जानेंगे, और लाभ हानि का वीडियो में ये छत्तीसगढ़ का वीडियो होने के बाद इवनिंग तक मैं आपका लाभ हानि के बारे में अपलोड कर दूंगा। अगर प्लीज़ आपको मेरा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।